मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह कक्षा 10 विज्ञान का जैव प्रकरण पार्ट 1 अध्याय 6 समझाने जा रहा हूँ। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले देखें पाठ के शीर्षक के अनुसार जैव प्रक्रम अर्थात क्या, सजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं संक्षेप में समझाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हैं कि जीवों के द्वारा अपना जीवन टिकाए रखने के लिए कुछ मुख्य क्रियाएं करते हैं और उन्हें ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। उन मुख्य प्रक्रियाओं में हम देखें तो पोषण, श्वसन, वहन जैसी, उत्सर्जन जैसी क्रियाओं का समावेश होता है। तो आइए हर एक जैव प्रक्रिया को संक्षिप्त में समझें। तो पोषण यानी कि हमारे सजीवों को ऊर्जा प्राप्ति के लिए बाहर से कुछ आहार लेना पड़ता है और शरीर में उसे लेने की प्रक्रम को हम पोषण कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया देखें तो श्वसन। तो श्वसन के बारे में आप जानते हैं कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना और कोशिका तक पहुंचाना और उसका उपयोग जो आहार हमने शरीर में लिया है उसका अपघटन करके जो उच्छ्वास बाहर निकालते हैं उसे हम श्वसन कहते हैं। तो आप जानते हैं कि श्वसन में दो प्रक्रिया होती है, एक श्वास और दूसरी उच्छ्वास। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम श्वास कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। फिर हम देखें तो वहन मतलब सजीवों में जो एक कोशीय सजीवों की समग्र सतह पर्यावरण यानी वातावरण के संपर्क में होती है। अतः भोजन लेने के लिए, उत्सर्जन के लिए या गैसों के विनिमय हेतु विशिष्ट अंग की आवश्यकता नहीं होती। जबकि जो बहुकोशीय जीव हैं उनके सभी कोश पर्यावरण के संपर्क में नहीं होते, अतः कोशिका तक भोजन, पानी और ऑक्सीजन को लाने और ले जाने और श्वसन की उपक्रिया के अंत में उत्पन्न उत्सर्ग द्रव्यों के निष्कासन हेतु वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। अब आगे देखें तो अगली जैव प्रक्रिया है उत्सर्जन यानी हमारे शरीर में जैव प्रक्रियाएं संपन्न होने के अंत में नाइट्रोजन युक्त उत्पाद उत्पन्न होते हैं और वे शरीर के लिए निकम्मे होते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की जो प्रक्रिया है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। अब आइए कुछ प्रश्न के रूप में इस पाठ को आगे बढ़ाएं। तो कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्णय करने के लिए कौन से मापदंड हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, हम प्राथमिक कक्षा से जानते हैं कि कोई वस्तु
में जीव है तो वह हलन चलन करेगा, वृद्धि करेगा, श्वास और उच्छ्वास की प्रक्रिया करेगा और उस सजीव में कोशिका की रचना यानी निर्माण होगा। तो इसके बाद आगे देखें तो किसी जीव द्वारा कौन सी कच्ची सामग्री यानी कच्चे सामान का उपयोग करते हैं, तो कोई भी जीव कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऑक्सीजन और वसा तथा कार्बोहाइड्रेट जैसे कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं और जैव प्रक्रम को आगे चलाते हैं। अब जीवन के अनुरक्षण के लिए कौन से प्रक्रम आवश्यक हैं, तो हमने अभी देखी सारी जैव प्रक्रियाएं, जैसे कि पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, वृद्धि और आणवीय गति। इन प्रक्रमों के कारण हमारा जीवन का अनुरक्षण हो सकता है। आगे देखें तो पोषण प्राप्ति के आधार पर सजीव के प्रकार, तो विद्यार्थी मित्रों स्वयं पोषी और विषम पोषी ये दो प्रकार के सजीव हैं। इसमें स्वयं पोषी यानी आप जानते हैं कि कुछ जीव जैसे कि पादप अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। तो ये हरे पौधे और कुछ जीवाणु होते हैं। जबकि विषम पोषी पौधों में ये जीव जटिल रूप में आहार प्राप्त करते हैं और अपने शरीर के अंदर उन्हें सरल पदार्थ में बदलते हैं विखंडन के द्वारा, अपघटन के द्वारा, और वो भी एंजाइम यानी उत्सेचकों की मदद से। और ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं पोषी पर निर्भर होते हैं। इसके उदाहरण देखें तो फफूंद है यानी कवक, ईस्ट, मशरूम, अमरबेल, किलनी, जूं, लीच, फीताकृमि, ये सब विषम पोषी में समाविष्ट होते हैं। अब आगे देखें स्वयं पोषी के लिए, तो प्रकाश संश्लेषी सजीव का समावेश प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल यानी हरित कण की उपस्थिति में पानी और CO2 का ग्लूकोज में रूपांतर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। शेष कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। ये मंड जब आवश्यकता होती है तब उसका उपयोग करते हैं यानी कि प्रयुक्त करते हैं। अब आगे देखें तो प्रकाश संश्लेषण जो स्वयं पोषी पोषण में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आप प्राथमिक कक्षा से जानते हैं कि हरित लवक युक्त सजीव या जीव सूर्य प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज स्वरूप में आहार तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका समीकरण देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, क्लोरोफिल यानी हरित कण या हरित लवक, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पानी मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य घटनाएं देखें तो सबसे पहली घटना में क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है
दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा देखें प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तीसरा मुद्दा, जल अणुओं का अपघटन होता है यानी विखंडन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन कौन सी घटनाएं उत्पन्न होती है वो हमने देखा। प्रकाश संश्लेषण के लिए अब हम देखें तो क्लोरोफिल आवश्यक है, यह दर्शाने वाला एक प्रयोग समझें। तो साधन में मनी प्लांट, बीकर, वाटर बाथ, पदार्थ में अल्कोहल और आयोडीन लेंगे। पद्धति देखें तो गमले में एक शबलित पत्ती वाला पौधा लिया और 3 से 4 दिन अंधेरे में रखा। फिर गमले को 5 से 6 घंटा सूर्य प्रकाश में रखा। पौधे से पत्ती तोड़ी और हरे भाग को अंकित किया। उसे कागज पर पत्ते का हरा भाग ट्रेस किया। कुछ मिनट के लिए पत्ती को उबलते पानी में डाला। फिर उसे अल्कोहल के बीकर में डुबा देंगे। तो आगे देखें, इस बीकर को वाटर बाथ में तब तक रखा जब तक अल्कोहल उबलने लगे। अब रंगहीन पत्ते को पानी से धोकर उसे आयोडीन के मंद विलयन में रखा। तो हम प्रेक्षण देखें यानी निरीक्षण देखें तो वाटर बाथ में अल्कोहल में डुबाए गए पर्ण का हरा रंग रंगहीन बन गया। अल्कोहल का विलयन हरा हो गया। आयोडीन विलयन स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए आवश्यक है। पत्ते के जिस भाग में स्टार्च था वहीं आयोडीन प्रभाव दिखाता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, इस घटना को या इस प्रवृत्ति को आप किताब के पेज नंबर 107 पर आसानी से चित्र 6.2 देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके आगे चलें तो पर्णरंध्र की रचना, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में आप देखेंगे कि सूक्ष्म छिद्रों से जहाँ से बाल निकलते हैं, वैसे ही पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इनकी रचना देखें तो वायु रंध्र बीच में होता है और इस वायु रंध्र के दोनों तरफ डंबल आकार के या वृक्क आकार के रक्षक कोशिका होती हैं और इसके रक्षक कोशिकाओं में हरित कण होते हैं यानी कि क्लोरोफिल होता है। पर्णों में प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुओं का लेन देन इसी वायु रंध्र से यानी कि छिद्रों से होता है। वायु रंध्रों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पानी का व्यय होता है, अर्थात मूल से पत्तियों तक आए हुए अधिक पानी का वाष्पोत्सर्जन के रूप में निष्कासन करने का कार्य भी वायुरंध्र करता है। जब रक्षक कोशों में पानी प्रवेश करता है तब वे खुलता है और जब पानी निकल जाता है
तो आप देखेंगे कि वायु रंध्र बंद हो जाते हैं। इस तरह आगे देखें तो अब नया मुद्दा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आवश्यक है। यह हम एक प्रवृत्ति देखें तो चित्र 6.4 किताब में छठे पाठ में पेज नंबर 107 पर कांच पट्टी का एक ली गमले में उगाया हुआ पौधा लिया और वॉच ग्लास पदार्थ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, अल्कोहल और आयोडीन का विलयन लिया। पद्धति में समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लिए 3 दिन तक उन्हें अंधेरे में रखा। एक पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, उन्हें कांच पट्टिका से ढक दिया। जार के तलिए में यानी पेंदी में वैसलीन लगाकर उसे वायुरुद्ध, जिससे बाहर की वायु अंदर न जा सके और अंदर की वायु बाहर न जा सके, इस तरह वैसलीन लगाकर उसे वायुरोधी बनाया। 2 घंटे के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखा। फिर दोनों गमले से एक एक पत्ता तोड़ा और दोनों में मंड की उपस्थिति की जांच की। हम प्रेक्षण करते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला जो बेलजार था उस पौधे में मंड अनुपस्थित है, क्योंकि हवा में से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था उसका शोषण पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर लेता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे का मुद्दा अमीबा में पोषण देखें। तो अमीबा किस तरह से पोषण प्राप्त करता है? तो विद्यार्थी मित्रों, ये एक कोशीय सजीव है। अमीबा की तरह पैरामीशियम भी एक कोशीय सजीव है। इनमें भोजन संपूर्ण सतह से ले सकते हैं। जब इन्हें भोजन के लिए खाद्य कण दिखता है तब एक पादाब उत्पन्न होते हैं जिसे कूट पैर कहते हैं, और ये खाद्य कण को दबोच लेते हैं। इसके बाद ये खाद्य कण अमीबा के अंदर की सतह में जाता है। इसका पाचन होता है खाद्य रिक्तिका के द्वारा, और अंत में जो है उसका पाचन होने के बाद अमीबा फिर से अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो आप इस तरह ये अमीबा में पोषण परीक्षा में पूछा जाए तो लिख सकते हैं। फिर आता है मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण किताब के पेज नंबर 110 पर चित्र 6.6 हम लोग देखें। तो ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है। आप देखेंगे कि सबसे पहले ये मुख गुहा है जिसमें दांतों के बीच जीभ होती है। नीचे ग्रसिका, जिसे अन्न नली भी कहते हैं, ये अन्न नली नीचे जाकर एक थैली जैसे आमाशय में, जिसे जठर भी कहते हैं, उससे जुड़ती है। ये आमाशय का निचला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा ग्रसिका से जुड़ा था, निचला हिस्सा क्षुधांत्र से जुड़ता है।
और ये क्षुधांत्र बहुत कुंडली आकार में होती है, लंबी होती है और ये कम जगह में संग्रहित हो जाती हैं और इस तरह यहाँ पर जो क्षुधांत्र का अंतिम सिरा है वो बृहदांत्र में यानी कोलोन में खुलता है और कोलोन का अंत भाग गुदा द्वार जहाँ से हम मल विसर्जन करते हैं उसमें खुलता है और जहाँ पर क्षुधांत्र और बृहदांत्र दोनों जुड़ते हैं वहाँ पर ही शेषिका होती है, जिसे आप जानते होंगे कई बार इसका इन्फेक्शन होने से या सड़ जाने से इसका ऑपरेशन करते हैं, जिसे हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहते हैं। तो आपने इस चित्र में मानव पाचन तंत्र समझा। अब आगे देखें तो मनुष्य में पोषण में हमने मानव पाचन तंत्र का चित्र और उसके अंग देखे। अब आहार का पाचन, तो सर्वप्रथम जैसे ही हम भोजन लेते हैं मुख से पाचन शुरू हो जाता है। मुख में चबाने पर उसका छोटे टुकड़ों में रूपांतर होता है। फिर मुख गुहा के अंदर लाला ग्रंथि, जिसे लार ग्रंथि भी कहते हैं, जो लाला रस से आहार को चिकना और मुलायम बनाता है और ये इस लाला रस के अंदर एमिलेस यानी टाइलिन, ये मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है और भोजन को चबाते समय जो जीभ है वो भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा होगा कि भूख लगी हो और यदि हम सूखा रोटी का टुकड़ा भी चबाएं तो लार रस मिलने के कारण और पाचन के कारण, टाइलिन के पाचन के कारण वह शर्करा में बदल जाता है और वही रोटी का टुकड़ा हमें मीठा लगता है। तो इस तरह आहार का पाचन, उसमें मुख में पाचन देखा। फिर आता है जठर यानी आमाशय में पाचन। मुंह से जठर तक आहार ग्रसिका के द्वारा क्रमानुकुंचक गति से आमाशय में आता है यानी जठर में आता है। आहार नली को ग्रसिका या इसोफेगस भी कहते हैं, याद रखिएगा। अन्न नली को ग्रसिका और अंग्रेजी में इसोफेगस कहते हैं। जब ये भोजन आमाशय में पहुंचता है तो भोजन के अंदर एक जठर रस मिलता है। इस जठर रस के अंदर प्रोटीन का पाचन करने वाला पेप्सिन एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा, ये जठर रस के घटक हैं। इनके अलग अलग कार्य हैं। जो मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये भोजन के लिए अम्लीय माध्यम बनाता है और पेप्सिन को सक्रिय बनाता है, अघुलनशील लवणों को गलाती है और भोजन के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु आए हों उनका नाश करती है। और आगे देखें तो आहार के साथ जो बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीवाणु आए वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने उन्हें नष्ट किया और श्लेष्मा जो है ये आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अब आमाशय में पाचन प्रोटीन का होता है पेप्सिन उत्सेचक की मदद से। अब आगे देखें तो क्षुधांत्र में पाचन
यानी छोटी आंत भी इसे कहते हैं, आमाशय से भोजन क्षुधांत्र में प्रवेश करता है। ये अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और कुंडलित यानी कि गूंचड़े में स्प्रिंग की भांति बहुत कम जगह में सहत स्थान में व्यवस्थित होता है। जंतुओं में क्षुधांत्र की लंबाई, यदि वह शाकाहारी है, घास खाता है, तो सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए क्षुधांत्र की आवश्यकता होती है, जबकि मांसाहारी सजीवों के लिए क्षुधांत्र छोटा होता है। तो अब आप समझ गए, बाघ जो है मांसाहारी है तो उनका क्षुधांत्र छोटा होगा। क्षुधांत्र में भोजन में 3 पाचक रस मिश्रित होते हैं। आमाशय से आने वाला अम्लीय भोजन क्षारीय बनता है। भोजन में 3 रस मिलते हैं, पित्त रस, स्वादु रस और आर्द्र रस। पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाते हैं और वसा यानी चर्बी की बड़े गोलकों को छोटी गोलिकाओं में रूपांतरित करते हैं। इस घटना को इमल्सीकरण कहते हैं। फिर देखें तो स्वादु रस, जिसे अग्नाशयिक रस भी कहते हैं, यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज और इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होते हैं। तो आप समझ गए, स्वादु रस के अंदर भोजन के पाचन के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज और वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। अब तीसरा रस आर्द्र रस होता है, जो क्षुधांत्र की दीवार में होती ग्रंथि होती है, उसमें से ये रस भोजन में मिलता है। इसमें रहे हुए एंजाइम प्रोटीन का एमिनो एसिड में, वसा का फैटी एसिड में तथा ग्लिसरॉल में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलते हैं। अब ये पाचक भोजन आंत्र की दीवार अवशोषित कर लेती है। कहने का मतलब, भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जिनका ग्लूकोज और एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड में रूपांतर हुआ, उनका शोषण होता है। शोषण करने के लिए क्षुधांत्र के अंदर की सतह पर उंगली जैसी प्रवर्ध होती है। ये क्षेत्रफल बढ़ाती है और दीर्घ रोम के द्वारा, यानी कि इन प्रवर्ध के द्वारा रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन अवशोषित होने के बाद रुधिर में मिल जाता है और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। इसके बाद अपाचित भोजन बृहदांत्र में जाता है, जहाँ दीर्घ रोम इस अपाचित भोजन में रहे हुए पानी का शोषण कर लेते हैं और अन्य पदार्थ गुदा द्वारा मल के रूप में शरीर के बाहर कर दिया जाता है। मल का बहिक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित करती है। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, हमने ये मानव का शरीर में पाचन किस तरह होता है उसे देखा। तो इस तरह ये वीडियो यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।